हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का स्वागत है। यह है टेस्ट नंबर 36 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स और यह टेस्ट पार्लियामेंट में बनाया गया है, तो कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभा रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस इफ़। क्या कंडीशंस होती है जब स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन करते हैं। फर्स्ट देखिए, इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। सेकेंड, if he resigns from writing to the Prime Minister. Third, if he is removed by the resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha. तो क्या कंडीशंस है जब स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइंस करते हैं, देखेंगे। कंसीडर कीजिए स्टेटमेंट्स। ये कंडीशंस दी गई है, करेक्ट कोड चूज करना है यहाँ। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, जिसमें है 1 और 3। तो 1 और 3 में देखेंगे, इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा, यह स्पीकर होने से पहले प्री कंडीशन क्या है, वह लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा देन ही मस्ट रिजाइन। ओके। एंड देन थर्ड है, इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन, अगर उन्हें रिमूव किया जाता है बाय रेजोल्यूशन पासेस बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ओके, ये कंडीशन सेकेंड है, रॉन्ग है। देखेंगे रॉन्ग कैसे है ये। देखिए, ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर। ओके। एंड ये है, a resolution for his removal can be passes only after giving 14 days advance notice। 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, तभी ये रेजोल्यूशन जो है किया जाता है। ओके। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। कंसीडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट दी ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के रिगार्ड में। फर्स्ट देखिए, हिज सैलरी एंड अलोवेंसेज आर डिटरमाइंड बाय दी पार्लियामेंट एंड चार्ज्ड अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Second, he can only exercise a casting vote. Third, in order of precedence, he is placed at 7th rank along with the CJI, Chief Justice of India. Fourth, he decides whether a bill is a money bill or not. तो करेक्ट कोड देखिएगा कौन सा सही है। यहाँ सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिसमें है हिज सैलरी एंड अलोवेंसेज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। देन सेकेंड है, he can only exercise a casting vote, okay, in case of tie. Third, in order of precedence, he is placed at 7th rank along with the Chief Justice of India. Fourth, he decides whether a bill is a money bill or not. तो ये सभी चारों स्टेटमेंट स्पीकर के ऑफिस के रिगार्ड में करेक्ट है। ओके। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। कंसीडर दी स्टेटमेंट्स, करेक्ट कोड देखना है। फर्स्ट देखिए, दी स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. Second, the president appoints a member of the Lok Sabha as the speaker pro tem. Consider कीजिए इन्हें, सोचिए। यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा, मतलब जो गवर्नमेंट अभी डिसॉल्व होने वाली है लोकसभा, उसी का स्पीकर। द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ओके, यह स्टेटमेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रो टेम। स्पीकर प्रो टेम, ये स्पीकर प्रो टेम क्या होता है ये देखेंगे। ये देखिए, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड एज द स्पीकर प्रो टेम। ओके, दिस ऑफिस इज टेम्पोररी। स्पीकर प्रो टेम, जब लास्ट लोकसभा डिसॉल्व की जाती है एंड जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है वह लोकसभा स्टार्ट की जाएगी, तो बीच का जो पीरियड है यहाँ जो कौन प्रिसाइड करेगा वह है स्पीकर प्रो टेम। ओके, यह है ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रो टेम। एंड द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स ऑथ टू हिम, स्पीकर प्रो टेम को, ठीक है। एंड द स्पीकर प्रो टेम हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एंड एडमिनिस्टर्स ऑथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर प्रो टेम के ऑफिस के रिगार्ड में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने। ओके, ये देखना है, दिस ऑफिस इज टेम्पोररी। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा। सेकेंड, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी having not less than 1/10 seats of the total strength of the house। कंसिडर कीजिएगा ये दोनों स्टेटमेंट्स।
सोचिए यहाँ सही ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें ही लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है लोकसभा में, ओके, ही इज़ नोन एज द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा। सेकंड, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन ये कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। उसका लीडर क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये देखिए अंडर द रूल्स ऑफ द लोकसभा देयर इज ए लीडर ऑफ हाउस इन द लोकसभा, ऑल्सो देयर इज ए लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। दोनों हाउस में लीडर ऑफ हाउस होता है, ओके। अब क्वेश्चन 5 देखना है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए द ऑफिस ऑफ व्हिप इज नाइदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट and it is based on the convention of the parliamentary government. Second, every political party whether ruling or opposition has its own whip in the parliament. तो whip के ऑफिस के रिगार्ड में देखेंगे, यहाँ सही ऑप्शन होगा, सोचिए सही ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये द ऑफिस ऑफ whip, ठीक है, इट इज़ नाइदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है, इट इज़ neither mentioned in the constitution nor in the rules of the house and nor in a parliamentary statute. तो ये क्या है? it is based on the convention of the parliamentary government, ये याद रखना, it is based on the convention of the parliamentary government। ये जो whip का ऑफिस है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। और every political party, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी whether it is ruling or opposition has its own whip in the parliament, ये ऑफिस होता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ व्हिप, द ऑफिस ऑफ व्हिप इसका क्या कार्य है? हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इशू। इसका काम क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ द पॉलिटिकल मेंबर्स, ओके। अब क्वेश्चन 6 देखिए, यह स्टेटमेंट है, टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए इंडेफिनेट पीरियड और टाइम इज नोन एज। सोचिए यहाँ फर्स्ट एडजॉर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, रेजोल्यूशन। टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए इंडेफिनेट पीरियड, क्या कहते हैं इसको? इसे सही ऑप्शन यहाँ होगा, सही ऑप्शन है बी, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ओके। इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर ए इंडेफिनेट टाइम, याद रखना है। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, कंसीडर द स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, एडजॉर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग नॉट ए सेशन ऑफ द हाउस। सेकंड, प्रोरोगेशन नॉट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग बट ऑल्सो ए सेशन ऑफ द हाउस। करेक्ट कोड देखेंगे एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन के रिगार्ड में, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस। एडजॉर्नमेंट ओनली terminates a sitting and prorogation का क्या है? prorogation not only terminates a sitting but also a session of the house। ये डिफरेंस याद रखना है adjournment and prorogation में, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये देखिए एडजॉर्नमेंट, हाउस एडजॉर्न कौन करता है? इट इज़ डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एंड ये प्रोरोगेशन का प्रोसेस ये कौन करता है? इट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। सेकंड, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट ए मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज ओन मदर टंग। सोचिए करेक्ट स्टेटमेंट्स देखिए, यहाँ कीजिए कंसीडर। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन 2 लैंग्वेज कहा है, हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट ए मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज ओन मदर टंग। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 2 ही लैंग्वेज का बोला, हिंदी इंग्लिश, परंतु प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो कोई भी मेंबर को यह परमिट कर सकता है खुद की मदर टंग में हाउस को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। और ये देखिए, दो इंग्लिश वॉज टू बी डिसकॉन्टिन्यूड एज ए फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 1965। 1965 में इंग्लिश को डिसकॉन्टिन्यू करना था, बट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 अलाउड इंग्लिश टू बी कॉन्टिन्यूड अलॉन्ग विद द हिंदी। 1965 में इंग्लिश को डिसकॉन्टिन्यू करना था, परंतु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 ने इसको आगे कंटिन्यू रखा और आज तक इंग्लिश चल रही है।
अब क्वेश्चन 9 देखेंगे, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। ये देखिए, फर्स्ट, quorum is 1/10 of the total number of members in each house including the presiding officer. Second, if there is no quorum during meeting of the house, it is the duty of the presiding officer either to adjourn the house or to suspend meeting until there is a quorum. तो करेक्ट कोड यहाँ देखिएगा, आप सोचिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ये देखिए, क्योरम क्या होता है, इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यहाँ, ओके, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, याद रखना है। एंड ये है इफ़ देयर इज़ नो क्योरम, अगर क्योरम नहीं है तो क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नो क्योरम ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ द हाउस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आइदर टू एडजॉर्न द हाउस और टू सस्पेंड मीटिंग अनलेस देयर इज़ ए क्योरम। तो क्योरम होना ज़रूरी है, ये 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए हाउस की कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए। ओके, ये देखिए, क्योरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कितने होने चाहिए लोकसभा में, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट इन लोकसभा। लोकसभा का क्योरम क्या है, 55 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में, एंड 25 इन राज्यसभा टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस इन दी हाउस। याद रखना है, 55 लोकसभा में एंड 25 राज्यसभा में, यह है क्योरम दोनों हाउसेस के। अब क्वेश्चन 10 देखिए, लास्ट, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमिटी। द कमिटी वॉज फर्स्ट सेटअप इन द ईयर 1921 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। Second, it consists of 22 members, of which 15 are from Lok Sabha and 7 are from Raj Sabha. Third, it examines the annual report of the CAG. देखें करेक्ट कोड, पब्लिक अकाउंट कमिटी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन सोचिए, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू दिस कमिटी। देखिए, फर्स्ट टाइम यह सेटअप की गई थी 1921 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, याद रखना है। एंड इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्य है, इट एग्जामिन्स द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कैग। ओके, तो ये याद रखना। और ये है इसके मेंबर्स के, जो इस कमेटी के मेंबर है उनका टर्म कितना है, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी इज़ 1 ईयर, 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये देखिए, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमिटी। याद रखना है, मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।